आज इस वीडियो में 30 MCQ डिस्कस करेंगे। तो रेडी हैं आप लोग कमेंट करने के लिए? साथ साथ कमेंट करके आप भी चेक कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर या पेपर नोट्स? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, जल्दी से बताओ। और ये इस वीडियो में मैंने सारे वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो 9th और 10th की बुक्स में हैं, क्योंकि आपके जो सिलेबस में 9th और 10th का सिलेबस ही ऑलमोस्ट पूछा जाएगा, क्योंकि 10th लेवल तक है। 10th लेवल तक का मतलब वो 6th का भी हो सकता है, 7th का भी हो सकता है, बट ज़्यादातर जो पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, वो 9th और 10th का। तो 9th और 10th के क्वेश्चन सारे कवर किए गए हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर काफ़ी लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, पेपर नोट्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर जो है वो पहले के ज़माने में करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जाता था। अभी क्या चल रहा है? पेपर नोट्स। ओके, 500 का, 1000 का, 2000 का, 1000 का तो बंद हो गया है ना, 2000 का भी चल रहा है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन, नेम द सिस्टम इन विच द डबल कोइंसिडेंस दोहरे संयोग सुना हो ना आपने, दोहरा संयोग, हाँ उसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एन इसेंशियल फीचर। आवश्यकता का दोहरा संयोग, आवश्यकता का दोहरा संयोग अभी कौन से सिस्टम में होता है? बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम को बोलते हैं हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली। मनी इकोनॉमी समझ में आ गया आपको, ग्लोबल इकोनॉमी या इकोनॉमी जिसे आप पढ़ सकते हो, और नन ऑफ दीज। तो बार्टर सिस्टम, मनी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी, नन ऑफ दीज। जल्दी से बताओ कमेंट करके, बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए आपका इसका। ये भी 9th में पढ़ा आपने। बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसमें क्या होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का लेन देन होता है डायरेक्ट। उसमें क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस होना जरूरी है। अगर आपको जो सामान चाहिए तो दूसरे के पास होना भी चाहिए, और आप जो उसके बदले उसे दे सकते हो वो दूसरा सामने वाला लेने के लिए भी रेडी हो। ये एग्जाम्पल भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज नॉन एज। बैरियर्स यानी जितनी पाबंदियां हैं, जितने भी प्रतिबंध हैं, उन सबको हटाने की प्रक्रिया, सरकार के द्वारा हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, नेशनलिज्म यानी नेशनलिज्म तो समझते हो सब लोग, राष्ट्रवाद, और लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड का जल्दी बताओ, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, वेरी गुड। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ओके, ग्लोबलाइजेशन होता है दो देशों की अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ना, जिसे वैश्वीकरण बोलते हैं। प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, यानी कि कोई भी जो राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई भी चीज़ें, उनको किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथों में दे देना, ताकि उसका संचालन, उसको ऑपरेट करने का काम वो पर्टिकुलर पर्सन करे। और नेशनलिज्म सबको पता है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट? इनमें से कौन सा इन्वेस्टमेंट से संबंधित है? इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से। पहला क्वेश्चन, द मनी स्पेंट ऑन रिलीजियस सेरेमनीज। सेकंड ऑप्शन है द मनी स्पेंट ऑन सोशल कस्टम्स। एंड थर्ड ऑप्शन, द मनी स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड। और फोर्थ ऑप्शन है द मनी स्पेंट ऑन हाउस होल्ड गुड्स। जल्दी बताओ फोर्थ का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, द मनी स्पेंट टू बाय एसेट्स सच एज लैंड। क्योंकि अगर हम ज़मीन खरीदने में, भूमि खरीदने में अगर पैसा लगाते हैं, स्पेंड खर्च करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उस पे हम फिर फैक्ट्री लगा सकते हैं, दुकान लगा सकते हैं, कुछ भी, तो वहाँ से पैसा जनरेट होगा, पैसा क्रिएट होगा। तो जब एसेट से क्या होता है, मनी क्रिएट होती है, मनी क्रिएट होगी तो यानी कि वो तो अपने आप में क्या है, इन्वेस्टमेंट है। बाकी सारा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बाकी सब खर्च है। फिफ्थ क्वेश्चन, अच्छा इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ज़्यादा मैंने कवर किए हैं, ताकि इकोनॉमिक्स का सेक्शन जो भी इकोनॉमिक्स से 2-3 क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम में हो सके तो इसी में से रिपीट हो जाए, और आपकी डिमांड भी थी इकोनॉमिक्स कराने की। फिफ्थ क्वेश्चन है एमएनसीज। एमएनसीज का होता है मल्टीनेशनल कंपनी, फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। मल्टीनेशनल कंपनीज कीप इन माइंड सर्टेन फैक्टर्स बिफोर सेटिंग अप प्रोडक्शन। यानी कि एमएनसी कंपनी जो होती है कुछ बातें ध्यान रखती है। कौन कौन सी बातें ध्यान रखती है जब किसी वस्तु का उत्पादन करती है? तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनकरेक्ट, ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चॉइस गिवन बिलो। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट्स यानी मार्केट्स यानी बाजार की नज़दीक की, या फिर बाजार की समीपता, यानी ये देखते हैं कि बाजार बिल्कुल नज़दीक में है या नहीं है। तो ये तो देखा जाता है, ये तो सही है, करेक्ट है। अवेलेबिलिटी टू ऑफ चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, ये भी देखा जाता है कि मतलब कि जो चीप यानी सस्ते और कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक उपलब्ध है या नहीं है।
थर्ड है प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ लोकल कॉम्पिटिटर्स, ये भी देखना है कि मतलब कि लार्ज नंबर पे बहुत ज़्यादा मात्रा में लोकल कॉम्पिटिटर्स है या नहीं है। और फोर्थ है फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये चार ऑप्शन तो सही है, लेकिन थर्ड ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये कभी नहीं देखते कि कॉम्पिटिटर्स है या नहीं है, इसमें हो या ना हो, उन्हें अगर बिजनेस करना है तो करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज, SEZ, ओके, हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र, आर बीइंग सेट अप टू अट्रैक्ट, इसकी स्थापना की गई है भारत में किस वजह से, या फिर अलग अलग कंट्रीज में भी की जाती है, तो किस, इसका मुख्य कारण क्या होता है? फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, विदेशी निवेश को, या फॉरेन गुड्स को, विदेशी वस्तुओं को, या फॉरेन पॉलिसीज को, विदेश नीति को। जल्दी से बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सिक्स्थ का ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। चलिए सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डज नॉट फॉल अंडर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आता? ओके, हिंदी में बोलते हैं संगठित क्षेत्र एक को और एक को असंगठित। तो संगठित होता है ऑर्गेनाइज्ड और असंगठित होता है अनऑर्गेनाइज्ड। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बताना है आपको। अ फार्मर इरीगेटिंग हिज फील्ड, सेकंड ऑप्शन है अ डेली वेज लेबरर वर्किंग फॉर अ कॉन्ट्रैक्टर, थर्ड ऑप्शन अ हैंडलूम वेवर वर्किंग ऑन अ लूम इन हर हाउस, और फोर्थ ऑप्शन है अ डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल ट्रीटिंग अ पेशेंट। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है सेवन्थ ये। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि जो हॉस्पिटल में एक डॉक्टर काम कर रहा है तो वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। ओके, क्योंकि यहाँ पे काम के घंटे चाहे वेजेस जो भी है, मजदूरी, सब कुछ पहले से फिक्स होती है, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी मतलब उसे जो भी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो सारी मिलती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनी जो भी होगी उसकी तरफ से मिलती है। जबकि बाकी में ऐसा कुछ नहीं होता, ना काम के घंटे फिक्स होते ना कुछ भी नहीं फिक्स नहीं होता। ओके, तो बाकी सारे किसके एग्जाम्पल है? अनऑर्गेनाइज के। लेकिन ये जो ऑप्शन डी है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल है। ये भी 9th क्लास की बुक में है आपके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मस्क मेलन ग्रोज इन, मस्क मेलन यानी खरबूजा जो होता है वो ग्रोज, उसे उगाया जाता है कौन सा फसल, कौन सा ऋतु में? रबी सीजन, खरीफ सीजन, या फिर जायद सीजन, या फिर ऑल ऑफ दीज सीजन्स। जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही होगा? काफ़ी लोगों के आंसर सही है, वेरी गुड, वेल डन। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जायद सीजन। जायद जो फसल उगाई जाती है ना, रबी और खरीफ के बीच का जो कुछ महीना बच जाता है, रबी और खरीफ के बीच का जो पार्ट होता है उसी में जायद फसल उगाई जाती है। और जायद फसल में जैसे मस्क मेलन हो गया, वाटर मेलन हो गया, है ना, यानी खरबूजा, ककड़ी या तरबूज, ये सब जो हो गया ना, सारी चीज़ें इसी में उगाई जाती है, जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो तीनों सीजन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रबी, खरीफ और जायद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, द कंट्रोल्ड ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ फिश, उसे क्या कहा जाता है? सेरिकल्चर, विटिकल्चर, पिसिकल्चर या फ्लोरिकल्चर। इस टाइप के क्वेश्चन पिछले दोनों साल हर बार 2018 में भी 2019 में भी एक एक क्वेश्चन जरूर आया है, क्या पता इस साल भी कोई आ जाए, तो इसलिए ज़रूर पढ़ लेना अच्छे से। सेरिकल्चर आ चुका है एग्जाम में। सेरिकल्चर जो होता है सिल्क के लिए होता है। विटिकल्चर लास्ट ईयर आया था, जो होता है किसके लिए? ग्रेप्स के लिए, अंगूर के लिए। फ्लोरिकल्चर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, होता है फ्लावर्स के लिए। और पिसिकल्चर होता है फिश के लिए, मछली के लिए। ओके, PISCI ये रूट वर्ड है, ये मछली के लिए होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ ये जो वर्ड PISCI लग जाए तो आगे समझ जाना, आगे कुछ भी ऐड कर रखा है, ये प्रीफिक्स है, तो इस प्रीफिक्स के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि मछली की बात हो रही है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, मतलब किसके शब्द है, किसने कहा ये कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को, यानी पूरे यूरोप को क्या हो जाता है? कोल्ड हो जाता है, जुकाम हो जाता है। किसने कहा था? ये हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। गैरीबाल्डी, बिस्मार्क, मैजिनी, या फिर ड्यूक मैटरनिक। कौन सा आंसर करेक्ट होगा 10th का? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ड्यूक मैटरनिक। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। वाई वॉज साइमन कमीशन सेंट टू इंडिया, साइमन कमीशन को भारत क्यों भेजा गया? टू लुक इनटू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, भारतीय संविधान के बारे में देखना और उसके बारे में जो भी इसमें सुधार की जरूरत हो उसको सजेस्ट करना, सलाह देना। टू चूज मेंबर्स ऑफ इंडियन काउंसिल टू सेटल डिस्प्यूट्स बिटवीन द गवर्नमेंट एंड कांग्रेस लीडर्स, यानी गवर्नमेंट, सरकार और कांग्रेस लीडर्स के बीच में डिस्प्यूट्स, मतभेद, उनको दूर करना। टू सेटअप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठन का निर्माण करना या बनाना उनको। तो कौन सा आंसर सही होगा 11th का? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टू लुक इनटू द
कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर एंड सजेस्ट रिफॉर्म, मतलब इस संवैधानिक मैटर जो भी थे उनको उनके बारे में देखना और चेक करना कि उसमें क्या कमियां हैं क्या है, क्योंकि मतलब उस समय देश आज़ाद करने की बात उसी समय से शुरू हो गई थी, लेकिन एक्चुअल में कुछ हो नहीं पाया था, वो टाइम लग गया 1947 तक हमें। तो यहीं से संविधान में सुधारों की बात की जा रही थी और जितने भी सजेस्ट यानी जो भारतीयों की मांगे थी उनको मानने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसमें साइमन कमीशन 7 लोगों के साथ आया था, बट इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज फेमस सॉल्ट मार्च, नमक यात्रा जो शुरू की थी, ऑन 12 मार्च 1930। कहाँ से स्टार्ट की थी, कहाँ से शुरू की थी? दांडी से, चौरी चौरा, साबरमती या सूरत? ये सब गुजरात में ही है, जल्दी से बताओ कहाँ से? साबरमती आश्रम, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, थर्ड ऑप्शन। साबरमती से स्टार्ट किया था 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को कंप्लीट हुआ था, 24 दिन टाइम लगे थे, और ये कंप्लीट कहाँ पे हुआ था? दांडी पे पहुंचकर। ओके, साबरमती से स्टार्ट हुआ था, दांडी तक चला था, और इसमें 78 फॉलोअर्स थे। मोस्ट ऑफ बुक्स में 78 लिखा हुआ है, कुछ एक आध वेबसाइट जब आप देखोगे गूगल पे वहाँ 79 फॉलोअर्स भी लिखा होगा, तो वो आप 78 को ही मानोगे। 78 फॉलोअर्स थे उसमें, जिन्होंने पैदल यात्रा 384 किलोमीटर की कंप्लीट की थी, और उसमें इकलौती महिला थी सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 13, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन 1905? भारत माता की जो पेंटिंग आप देखते हो 1905 में बनाई गई थी, वो किसने बनाई थी? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रवि वर्मा, या फिर अवनींद्र नाथ टैगोर, या फिर नन ऑफ दीज? 13 का कौन सा होगा करेक्ट ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अमीर खुसरो वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ, अमीर खुसरो जो थे वो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी, या हिंदी में खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, या नन ऑफ दीज? इंग्लिश में खिलजी दिखेगा आपको, हिंदी में जब पढ़ोगे तो खिलजी लिखा हुआ मिलेगा। तो किसके कोर्ट पोएट थे, किसके दरबारी कवि थे? 14 का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। याद रहेगा, अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी डायनेस्टी का सबसे ज़्यादा ताकतवर शासक था, और अगर हम खिलजी डायनेस्टी की बात करें तो उसका फाउंडर कौन था? वो जलालुद्दीन खिलजी था। ओके, और मुबारक शाह खिलजी जो था ना, खिलजी डायनेस्टी का सबसे लास्ट शासक था। तो 14 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, और अब तक जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करो, इतने सारे लोग देख रहे हैं और लाइक कम रह जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इब्न बतूता, नाम तो सुना होगा, नहीं गाना भी सुना होगा। इब्न बतूता वॉज, वो कहाँ का ट्रैवलर था? पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल का ट्रैवलर था, मोरक्को का ट्रैवलर था, या चाइना का ट्रैवलर था, चाइनीज ट्रैवलर, या फिर नन ऑफ दीज? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। 15 का ऑप्शन बी करेक्ट है, मोरक्को ट्रैवलर। ओके, मोरक्को जो देश है वहाँ का यात्री था ये। क्वेश्चन नंबर 16, हुमायूंनामा वॉज रिटन बाय, हुमायूंनामा जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, गुलबदन बानो बेगम के द्वारा, या हरका बाई के द्वारा? कौन सा सही होगा? कुछ लोगों का गलत भी हो रहा है, बट काफ़ी लोगों ने सही बताया। बिल्कुल, गुलबदन बानो बेगम जो उसकी स्टेप सिस्टर थी, उन्होंने ये बुक लिखी थी हुमायूं के बारे में। ओके, और हरका बाई जो है ना वो जोधा बाई का ही नाम है, ध्यान रखना। अकबर हुमायूं के बारे में तो आपको पता ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द अर्थ, अब साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। द अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चांद की बात हो रही है। द अर्थ एंड मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद अ फोर्स दैट इज, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। मोर देन दैट एक्सर्टेड बाय द मून, एक्सर्टेड का मतलब यानी बल लगाना। ओके, सेम एज द एक्सर्टेड बाय द मून, लेस देन दैट एक्सर्टेड बाय द मून, और फोर्थ ऑप्शन है नॉट रिलेटेड टू दैट एक्सर्टेड बाय द मून। बताओ जल्दी से 17 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? पृथ्वी और चांद एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो अर्थ जो अट्रैक्ट करता है मून को, वो कौन से फोर्स की, उसके उस समय फोर्स मतलब क्या सिचुएशन होती है? तो आंसर कौन सा करेक्ट होगा 17 का? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेम एज दैट एक्सर्टेड बाय मून, यानी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स मून लगाता है उतना ही अर्थ भी लगाती है।
ओके, और अगर एक भी ज़्यादा हो गया तो फिर सब इधर से उधर हो जाएगा, दोनों बैलेंस रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन 18 भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन क्वेश्चन ईजी है, बहुत ध्यान से पढ़ना। द सीट बेल्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द cars so that if the car stops suddenly due to an emergency braking, the person sitting on the front seats are not thrown forward violently and saved from the getting injured। ये तो सबको पता है सीट बेल्ट लगाने का फ़ायदा क्या होता है। अब कैन यू गेस द लॉ ड्यू टू विच अ पर्सन फॉल्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑन द सडन स्टॉपिंग ऑफ द कार। मतलब इसमें कौन सा न्यूटन्स का लॉ लगा है, न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग ये कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जल्दी बताओ, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। 18th का ऑप्शन ए करेक्ट होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स के तीनों लॉ जरूर पढ़ लेना। पहले लॉ में जैसे बताया गया कि कोई भी जो वस्तु होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते तब तक वो अपने वैसे ही स्टेज में रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। ओके, वैसे सेकंड लॉ और थर्ड लॉ भी पढ़ लेना, जिसमें एक में एक्शन रिएक्शंस हैं, है ना, एक में इनर्सिया है, वो दोनों पढ़ लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स। वीड्स का मतलब खरपतवार होता है। वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द कल्टिवेटेड प्लांट्स। हाउ डू दे अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स। जो खरपतवार है, वो जो मतलब अवांछनीय पौधे हैं, वो क्या होते हैं कि जो कल्टिवेटेड प्लांट्स जो हम खेती करते हैं, जो पौधे लगाते हैं, उनके साथ साथ वो भी उग जाते हैं। तो वो पौधे को, फसलों को किस प्रकार नुकसान पहुँचाते हैं, प्रभावित करते हैं। बाय किलिंग प्लांट्स इन द फील्ड बिफोर दे ग्रो, बाय डोमिनेटिंग द प्लांट्स टू ग्रो। और थर्ड ऑप्शन है कॉम्पिटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ प्लांट्स कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या नन ऑफ दीज। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट सबका आंसर सही भी आ रहा है। 19th का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर है, मतलब वो बाकी पौधों को भी, मतलब उसमें आपस में क्या करते हैं, नीचे उसमें धरती में कंपटीशन होता है उनमें रिसोर्सेज गेन करने के लिए, यानी जो मिनरल्स, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं मिट्टी में, उन्हें मतलब आपस में कंपटीशन चलता है कि कौन ज़्यादा। तो इसमें होता है कि वीड्स आगे बढ़ जाते हैं। वीड्स देखा होगा अपने, जंगल बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं, जबकि फसल उसमें बर्बाद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ये तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। लिक्विड स्टेट में कौन सा है मेटल जो रूम टेम्परेचर पे है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड अवस्था में, सोडियम, पोटेशियम, मरकरी या ब्रोमीन। ये सबको पता है, बिल्कुल सही आंसर है आपका मरकरी, ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में। आयोडीन 131, यूरेनियम 234, प्लूटोनियम 239 या कोबाल्ट 60। कौन सा होगा करेक्ट, ऑप्शन डी करेक्ट है, कोबाल्ट 60। याद रखो, कैंसर में सी आता है, कोबाल्ट में भी सी आता है स्टार्टिंग में, इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच मिरर इज यूज एट मेट्रो स्टेशन। मेट्रो स्टेशन पे आपने देखा होगा गोल वाला बड़ा सा मिरर लगा होता है। जब मेट्रो जो ड्राइवर है, जब उस मेट्रो स्टार्ट करता है, उससे पहले वो क्या करता है, एक बार वहाँ मिरर से देख लेता है कि भाई सारे लोग चढ़ गए नहीं चढ़ गए, गेट बंद करना है नहीं करना है। तो वो कौन सा मिरर वहाँ पे लगा होता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या नन ऑफ दीज। ये सबको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी करेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल लेंस। ओके, कॉनकेव को अवतल लेंस बोलते हैं, सॉरी मिरर दर्पण है ना, मिरर को दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण, और कॉनकेव मिरर को बोलते हैं अवतल दर्पण। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। वाइट कलर ऑफ क्लाउड इज ड्यू टू। बादल का रंग सफ़ेद जब दिखता है तो वो किसकी वजह से दिखता है, स्कैटरिंग की वजह से, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या नन ऑफ दीज। कौन सा आंसर सही होगा, ये सारे इंटेलिजेंट हो गए, सबका आंसर सही आ रहा है, वेरी गुड, स्कैटरिंग, ऑप्शन ए करेक्ट है 23 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स हैपन्स एट ऑब्लिक इन। मतलब मैक्सिमम ट्रांसपिरेशन जो होता है, यानी ट्रांसपिरेशन को हिंदी बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, जो पौधों में होता है वो कब होता है, सुबह में यानी मॉर्निंग, नून, नाइट या ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से बताओ। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर।
यानी कि लॉस ऑफ वाटर होता है। तो लॉस ऑफ वाटर कब होगा? सबसे ज़्यादा नून में होगा, दोपहर के समय होगा। दोपहर के समय यानी सनलाइट होती है, सनलाइट में सबसे ज़्यादा पौधे के जो भाग, पौधे के जितने भागे पत्तियाँ उन सबसे पानी जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? सनलाइट, और उसके बाद उसमें ट्रांसपिरेशन होता है यानी कि पानी की कमी हो जाती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ आरबीसी। आरबीसी का साइंटिफिक नेम क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन सब का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। जल्दी बताओ, ल्यूकोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट या नन ऑफ दीज? कौन सा करेक्ट होगा 25 का? ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यस, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट जो होता है आरबीसी का साइंटिफिक नेम है, ल्यूकोसाइट जो है वो डब्ल्यूबीसी का है, और थ्रोम्बोसाइट जो है प्लेटलेट्स का है। याद रखोगे? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? हार्ट बीट जो है ब्रेन के कौन से भाग द्वारा, कौन से अंग द्वारा कंट्रोल किया जाता है? मेडुला, सेरिबेलम, पोन्स या नन ऑफ दीज? ये सब मैंने आपको पढ़ाया हुआ अलग से वीडियोज में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। उसके एमसीक्यू भी डिस्कस किए, 50 एमसीक्यू अलग से सिर्फ सेपरेट इसी चैप्टर के हैं। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 26 का ऑप्शन ए, मेडुला। ओके, मेडुला ऑब्लंगेटा जो पूरा नाम है इसका, वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 27। विच फंडामेंटल राइट इन इंडिया एम्पावर द सिटीजन्स टू मूव टू कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट? ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया 2019 में, और इसको मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था, फर्स्ट वीडियो जो थी जीएस के लिए। बट एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दिया ताकि कुछ क्वेश्चन आपको पता चल सके पिछले साल क्वेश्चन आए कैसे थे। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और इसकी हिंदी सब कुछ मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में भी। तो अब जल्दी से आप इसका आंसर बता दो क्या होगा करेक्ट? यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यही अधिकार है, मतलब ये जितने भी मौलिक अधिकार हमें मिले हुए फंडामेंटल राइट्स, उन सब के लिए रेमेडीज का काम करता है। रेमेडी यानी अगर कोई भी हमारे मौलिक अधिकारों को हनन करता है तो इस अधिकार, इस राइट्स के अकॉर्डिंग हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का हनन स्टेट या कोई भी पर्टिकुलर इंसान कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 28। पर्सन विद विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर कौन से ग्रुप को कहा जाता है? ओ पॉजिटिव वाले ग्रुप को, ओ नेगेटिव, ए या बी? ये क्वेश्चन भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। यस, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओ नेगेटिव जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, ओ पॉजिटिव नहीं, ओ नेगेटिव ध्यान रखना। और ए बी पॉजिटिव जो होता है वो यूनिवर्सल रिसिप्टेंट होता है, यानी कि सब ओ नेगेटिव सबको ब्लड दे सकता है, और उसी प्रकार ए बी पॉजिटिव जो है वो सबसे ब्लड ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 29। द वैरायटी ऑफ कोल विच हैज़ द हाइएस्ट कार्बन कंटेंट? एंथ्रासाइट, पीट, बिटुमेंस या लिग्नाइट? जल्दी से बताओ, ये भी पढ़ चुके हैं हम। लास्ट के 3-4 क्वेश्चन में रिपीट कर दिए हैं पीछे के, ताकि पता चल जाए कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। 29 का ऑप्शन ए करेक्ट है, एंथ्रासाइट। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कंपाउंड एंड नॉट अ मिक्सचर? ये लास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट ईयर 2019 में क्वेश्चन आया है ये। टैप वाटर, स्टील, ग्लूकोज या ब्रास? कौन सा इनमें से कंपाउंड है, मिक्सचर नहीं है? बिल्कुल सही आंसर, आप सारे लोगों को सबका आंसर सही है, वेरी गुड, ग्लूकोज। ऑप्शन सी करेक्ट है। ज़्यादा टफ क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं रखे कि एग्जाम से पहले आपको ऐसा नहीं लगे कि बहुत टफ पेपर आने वाले हैं, बहुत टफ क्वेश्चन देकर आपका मोरल डाउन किया जाए। बिल्कुल आप पॉजिटिव माइंड से रहो, एग्जाम आसान आएगा, टफ नहीं आएगा। हाँ, मॉडरेट लेवल पेपर हो सकता है, थोड़ा टफ थोड़ा इजी, कुछ क्वेश्चन इजी तो कुछ टफ होते हैं, बट ये नहीं मत सोचो कि आपके 100 के 100 करने एग्जाम में, कभी भी 100 टारगेट मत करके जाओ। हाँ, ये सोचो कि मैक्सिमम जितने हो सकते हैं, जितने आते होंगे, और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब जो अटैम्प्ट करो सही होना चाहिए। अगर आपने 70, 80 या 80 प्लस पहुंच गए और उतने अटैम्प्ट आपके सही हैं, तो फालतू के तुक्के मत बिल्कुल भी मारना, यानी बिल्कुल भी गैस मत करना। और 80 तक अगर आपके अटैम्प्ट हो जाते हैं, 80 अगर 80 और 90 के बीच में पहुँच गए तो बेस्ट है। इतना अटैम्प्ट अगर आप सही से कर पा रहे हैं तो फालतू ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इतने में आपका सिलेक्शन हो सकता है। ओके, क्योंकि फिर अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, और अगर आपने जैसे 2 क्वेश्चन ट्राई किया, एक आपका सही है तो 4 मिले, दूसरा आपने ट्राई किया तो उस 4 में से भी एक कट जाएगा, यानी कि आपका टोटल 8 में से स्कोर कितना है, 3 नंबर हो गए। और जबकि एक ही करते तो 4 तो आते ना। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर 400 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 4-4 नंबर के, तो वहाँ आपको नेगेटिव मार्किंग से बचना है। क्लियर है?
चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बाकी कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी हो तो आप इंस्टाग्राम पे या FB पे पूछ सकते हैं, या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। और हाँ, मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया जिसमें एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो सब क्लियर कर दिया है। एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना है, एग्जाम सेंटर पे क्या क्या ध्यान रखना है, वो सारी बातें क्या एडमिट कार्ड के साथ और क्या क्या लेकर जाना है एग्जाम देने, तो वो सब देख लेना वीडियोज़ में, या फिर एडमिट कार्ड का पे जो भी लिखा हुआ है वो सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना आप। ठीक है, ऑल द बेस्ट।